हाय एवरीवन, वेलकम टू फिगर आउट विथ कृतिका। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज की हम इस वीडियो में अकाउंट्स और कॉस्ट के एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। नाउ व्हाट आर दीज मेथड्स एंड व्हाई डू वी यूज देम? These methods, both marginal costing as well as absorption costing, both the methods are used to compute cost of goods sold and eventually profit. It's just एक डिटर्मिनेंट है जो इन दोनों ही मेथड्स को एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है, एंड दैट डिटर्मिनेंट इज कि कॉस्ट को आप कैसे यूज़ कर रहे हो। जैसा कि हम जानते हैं, इन आर कॉस्टिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट इज फिक्स कॉस्ट एंड अनदर इज वेरिएबल कॉस्ट। दोनों ही कॉस्ट का ट्रीटमेंट इन दोनों मेथड्स में अलग है। दैट इज़ वाई उसी बेसिस पे हमने इन दो अलग मेथड्स को हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे से डिफरेंट है। चलिए जल्दी से देखते हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती हैं। फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट that remains fixed, and these costs are not influenced by the level of production or by the sales volume. इन सारी चीज़ों से ये अफेक्ट नहीं होती। नो मैटर आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो या कितना बेच रहे हो, ये कॉस्ट फर्म्स या कंपनीज को बियर करनी ही करनी है और ये हमेशा ही फिक्स रहेंगी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन किया है या बहुत ज़्यादा सेल्स की है, या आपने बहुत कम प्रोडक्शन किया है या बहुत कम सेल्स की है, ये कॉस्ट तो आपको बियर करनी ही करनी है। अगर फिक्स कॉस्ट के मैं एग्जांपल दूं तो आप कह सकते हो कि आपने जिस जगह पे अपनी फैक्ट्री या अपनी ऑफिस का सेटअप कर रखा है, तो उसका जो रेंट है तो वो रेंट आपको पे करना ही करना है, इवन दो यू आर इन लॉसेस। अगर आप लॉस में भी हैं तब भी आप रेंट पे करेंगे ही करेंगे। या फिर प्रॉपर्टी टैक्स आपको पे करना ही करना है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज और वैरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। या फिर डेप्रीसिएशन, अगर आपने कोई मशीन सेटअप कर रखी है तो वो डेप्रीशिएट उसी रेट से ही होगी जितनी हर साल होती है, उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये फिक्स कॉस्ट होती हैं। फिक्स कॉस्ट ऐसी कॉस्ट जो फिक्स रहती हैं एंड दे डू नॉट वैरी और चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। ऑन द अदर हैंड वेरिएबल कॉस्ट जो होती हैं, दीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ आउटपुट और द लेवल ऑफ सेल्स वॉल्यूम और द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप किसी पर्टिकुलर ईयर में ज़्यादा प्रोडक्शन, अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हो अपनी कंपनी की, पहले आप 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, नाउ यू आर प्रोड्यूसिंग 5000 यूनिट्स, तो यहाँ पे आपको लेबर भी ज़्यादा लगेगा, मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, एंड इससे जो आपकी कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी। ये कॉस्ट क्यों बढ़ रही है? बिकॉज आप अपने आउटपुट को बढ़ा रहे हो, तो दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर आउटपुट। तो ये कॉस्ट जो है ये वेरिएबल है। सिमिलरली अगर कोई कमीशन है जो आप अपने सेल्स पर्सन को देते हो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स जो वो कर रहे हैं, तो ये कमीशन भी घटता बढ़ता है। अगर सेल कम की है तो कमीशन कम मिलेगा, सेल ज़्यादा की है तो कमीशन ज़्यादा मिलेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरिंग विद द लेवल ऑफ सेल्स वॉल्यूम। मार्जिनल कॉस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है व्हेन इट कम्स टू मार्जिनल कॉस्टिंग। फर्स्टली यहाँ पे फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ही अलग अलग माना जाता है, दोनों को ही अलग अलग कंसिडर किया जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। Fixed costs are considered as period cost and these are directly charged to P&L account. इसका कोई भी लेना देना नहीं है when it comes to the calculation of cost of goods sold. यहाँ पे हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुँचते हैं और इवेंचुअली प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब हम एक कॉस्ट शीट को डिस्कस करेंगे और उस कॉस्ट शीट की हेल्प से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक पहुँचेंगे, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट तक पहुँचेंगे और इवेंचुअली प्रॉफिट तक आएंगे। सबसे पहले तो हमारी सेल्स होती है। आसान भाषा में अगर आपसे कोई कहे कि प्रॉफिट कैलकुलेट करो, तो आप क्या करोगे? आप सेल्स लोगे, सेल्स की जो भी वैल्यू आ रही है और उससे जितनी भी कॉस्ट इनकर हुई हैं वो सारी डिडक्ट कर दोगे और जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आसान भाषा में यही होता है। यही हम कॉस्ट में भी करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ दिस कॉस्ट शीट हम अच्छे से कॉस्ट का बाइफर्केशन कर देते हैं, बिकॉज कॉस्टिंग में हम और अच्छे से पढ़ते हैं कि कौन सी कॉस्ट कैसी होती हैं और उनका क्या रोल होता है। एंड एंड में जाके हम उन सारी कॉस्ट को अपनी सेल से डिडक्ट करते हैं, प्रॉफिट तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने सेल्स लिखा, अभी सेल्स का कोई काम नहीं है। कॉस्ट पर आते हैं, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या?
वो सारी कॉस्ट जो आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड है, एंड दीज आर वेरिएबल इन नेचर लाइक आई ऑलरेडी मैंशनड। जैसे हमारे जो लेबर कॉस्ट है वो वेरी हो जाती है आउटपुट से, या फिर मटेरियल कॉस्ट होती है वो भी वेरी होती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। तो ये सारी कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट ओवरहेड, ये जो हमारी सारी कॉस्ट अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारी कॉस्ट जो आएंगी वो होगी कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस। किसी गुड को बनाने के लिए क्या कॉस्ट लगती है, दिस इज़ कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस। अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, अब कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस से अगर हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हटा दें, हमारे पास कुछ पड़ा होगा स्टॉक, कुछ फिनिश गुड्स पहले से होंगे जो हमने शायद पिछले साल बनाए हों और रखे हुए हैं स्टॉक में, तो उसका ओपनिंग स्टॉक हम जैसे ही ऐड करते हैं तो हम पहुंच जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसी से अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हम डिडक्ट कर दें, तब हम फाइनली आते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सारी कॉस्ट आ गई जो किसी प्रोडक्ट को बनाने में लगी हैं, बेचने में लगी हैं। नाउ हमारी कुछ सेलिंग कॉस्ट भी होती हैं। अभी तक तो हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात कर रहे थे कि किसी चीज़ को बनाने के लिए क्या कॉस्ट लगी। कुछ सेलिंग कॉस्ट भी होती हैं जैसे सेल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, या फिर हमारे प्रमोशनल एक्सपेंसेस होते हैं, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है। तो इन तरह की कॉस्ट को हम सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं। कमीशंस होते हैं, ये सारी कॉस्ट होती हैं वो सेलिंग कॉस्ट होती है। इन कॉस्ट को भी अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। यहाँ पे अभी तक हमने कोई भी फिक्स कॉस्ट को कंसिडर ही नहीं किया। वी आर ओनली कंसीडरिंग वेरिएबल कॉस्ट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड टोटल कॉस्ट। अभी इसमें फिक्स कॉस्ट आई ही नहीं है। यही एक मेन चीज़ है जो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में याद रखनी है कि हम फिक्स कॉस्ट को यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। दोज कॉस्ट आर कंसिडर्ड एज पीरियड कॉस्ट, और उसको हम एंड में सीधा कंसिडर करते हैं। नाउ दैट वी नो कि हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, तो हम आगे के एनालिसिस पे चलते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम सेल्स से अपनी कॉस्ट को डिडक्ट कर दें तो हम प्रॉफिट पे आते हैं। बट मार्जिनल कॉस्टिंग कुछ और बोलता है। मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है कि नहीं, पहले वेरिएबल कॉस्ट को सेल से हटाओ और फिर हम फिक्स कॉस्ट का ट्रीटमेंट देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले हमने हमारी जो सेल्स फिगर थी हमने वो लिखी, उसके बाद हमने उससे वेरिएबल कॉस्ट जो हमने यहाँ पे सारी कैलकुलेट की है, ये वाली कॉस्ट हमने यहाँ सेल्स से डिडक्ट कर दी। अब हम पहुँचे हैं कंट्रीब्यूशन पे। कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं इसको, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है while considering या while doing our cost analysis, because इस contribution margin के basis पे बहुत सारे decisions लिए जाते हैं related to a product, like उसको manufacture करना है कि नहीं करना है, उसको बेचना है कि नहीं बेचना है, या फिर even investors भी देखते हैं कि आपका contribution margin क्या है before taking any investor decision। अगर आप शार्क टैंक देखते हैं तो आपने देखा होगा कि वो यूनिट इकोनॉमिक्स मांगते हैं शार्क्स, एंड पूछते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना था, और इस कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी वो जज करते हैं आपकी कैपेबिलिटी को। तो दिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन सेज कि जो सेल्स है वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर ले रही है, मतलब आपका बिजनेस सही चल रहा है, कम से कम आपकी वेरिएबल कॉस्ट तो कवर हुई ही जा रही है सेल्स से, और उसके बाद भी इतना बच रहा है। कंट्रीब्यूशन ये दिखाता है, और इतना बच रहा है, ये अगर ज़्यादा बच रहा है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो ये दिखाता है कि आपकी जो फर्म की परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, और इसी के बेसिस पे आप जज करते हैं और बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। नाउ अब फिक्स कॉस्ट का रोल आता है। अभी तक हमने फिक्स कॉस्ट को छुआ ही नहीं, कंसिडर ही नहीं किया, फिक्स कॉस्ट को तो हम लेके चल ही नहीं रहे थे। नाउ दैट हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल गया है, अब हम यहाँ से कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट हटाएंगे और देखेंगे इसके बाद क्या बच रहा है फर्म के हाथ में। तो कंट्रीब्यूशन से जब हमने सारी फिक्स कॉस्ट हटाई तो हमारा आया प्रॉफिट, और इसी प्रॉफिट को हम EBIT भी बोल सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इससे आगे और भी चीज़ें डिडक्ट की जाती हैं लाइक इंटरेस्ट, टैक्सेस, फिर हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, और फिर उससे हम डिविडेंड वगैरह घटा के फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। बट कॉस्टिंग के लिए इतना ही काफ़ी है, और ये हमें पता होना चाहिए कि ये प्रॉफिट कैसे आया इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस मार्जिनल कॉस्टिंग एनालिसिस।
तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। फर्स्टली फिक्स कॉस्ट को हम कंसिडर नहीं करते, वो फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो पीरियड कॉस्ट होती है और उसको हम डायरेक्टली चार्ज करते हैं टू P&L अकाउंट और कंट्रीब्यूशन मार्जिन से डिडक्ट करके हम अपना प्रॉफिट निकालते हैं। सेकेंडली सारी वेरिएबल कॉस्ट हम इस कॉस्ट शीट की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं और सेल से हटा के कंट्रीब्यूशन मार्जिन तक पहुंचते हैं। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहता है कि नहीं भाई, हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में ज़्यादा भेदभाव नहीं करते, हम दोनों को साथ लेके चलेंगे while doing cost analysis and for the computation of cost of goods sold, और फिर प्रॉफिट पर पहुंचते हैं। तो हम इसी चीज़ को कॉस्ट शीट की हेल्प से देखते हैं। सबसे पहले तो सेल्स आया। अभी सेल्स का कोई काम नहीं है। सेल्स का काम तब आता है जब हम उससे कॉस्ट डिडक्ट करके और हमारी प्रॉफिट तक पहुंचते हैं। तो सेल्स, फिर उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट, जैसे कि हमने पहले देखा था कि हम प्रोडक्शन कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, बट लाइक इन मार्जिनल कॉस्टिंग एनालिसिस हमने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर की थी जो सिर्फ चेंज हो रही थी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। बट यहाँ पर हम सारी चीज़ें देखेंगे, तो इसमें डायरेक्ट लेबर भी आएगा, डायरेक्ट मटेरियल भी आएगा, डायरेक्ट ओवरहेड भी आएगा, नो मैटर इट इज़ वेरिएबल और नॉट। फिक्स्ड में क्या आ सकता है, आपकी फैक्ट्री का रेंट, आप फैक्ट्री का रेंट ऐड कर सकते हो, या प्रॉपर्टी टैक्स या डेप्रीसिएशन है, जो भी आपकी फिक्स कॉस्ट है आपने सब यहाँ पे लगा दी, बिकॉज दोज आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन कॉस्ट। इससे हम पहुँचे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस पे, इन सारी प्रोडक्शन कॉस्ट को ऐड करके। नाउ हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा था, तो हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स किया, उसको ऐड करके हम पहुँचे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब इससे हमने क्लोजिंग स्टॉक हटाया तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे पहुँच गए। अगेन हमारे पास कुछ सेलिंग कॉस्ट होंगी, कुछ सेल से रिलेटेड कॉस्ट होंगी, तो अगेन हमने सेलिंग कॉस्ट को सबको ऐड कर लिया। पैकेजिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेल्स ओवरहेड या फिर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट हमने ऐड कर ली। और यहाँ पर एक और एंट्री आ जाती है, दैट इज़ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड। अगर कोई फिक्स कॉस्ट है वो ज़्यादा कम हो गई है तो हम उसका ट्रीटमेंट भी यहाँ कर देते हैं। अगर ज़्यादा हो गई है तो उसको हम कम कर देते हैं, कम हो गई है तो हम उसको ज़्यादा कर लेते हैं। एक एंट्री ऐड करके हम उसका एडजस्टमेंट कर देते हैं और हम फिर फाइनली टोटल कॉस्ट पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे क्या डिफरेंस देखा आपने? फर्स्टली हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को लेके नहीं चल रहे थे, हमने सारी कॉस्ट ली। सेकेंडली मार्जिनल कॉस्ट में यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी, यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ रही है। अब देखते हैं कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। सिमिलरली सेल से हम कॉस्ट को हटाते हैं तो हम प्रॉफिट पे पहुँच जाते हैं, बट यहाँ कंट्रीब्यूशन मार्जिन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से डायरेक्टली हम सेल से सारी कॉस्ट हटा देंगे जितनी भी हैं, फिक्स्ड, वेरिएबल, सब। और फिर जहाँ पर पहुँचेंगे वो होगा प्रॉफिट। तो हमने क्या किया, हमने इस कॉस्ट शीट की हेल्प से टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट किया। टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है, और फिर उसके बाद हमने सेल से वो टोटल कॉस्ट हटा दी और हम प्रॉफिट पर पहुँच गए। सो दैट्स ऑल अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। हमने बेसिक से देखा और एक एक चीज़ को समझा कि कैसे कॉस्ट शीट बनाते हैं, कैसे प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, क्या प्रॉफिट का रोल है, क्या फिक्स कॉस्ट का रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन का रोल है। तो इसकी हेल्प से आई गेस आप क्वेश्चंस जो आएंगे वो टैकल कर पाएंगे, सिंस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो चुकी है। बट अगेन अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और कुछ पूछना है या जानना है, और इफ़ यू वांट मी टू कवर सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड तक रुकने के लिए। थैंक यू।